अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। फ्लूइड डायनामिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो टर्मिनल वेलोसिटी किस तरह से होती है, किसको कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसके लिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें कैसे मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को हमने फॉल कराना है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू वैक्यूम, मतलब वहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं होगी। ऑब्जेक्ट को हमने फॉल कराना है कहाँ से? वैक्यूम से। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ? बॉडी के मास के साथ। तो जितना इसका मास होगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसके साथ। ठीक है, तो ये देखें, ये एक टेबल है आपके सामने। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फॉल कराया थ्रू वैक्यूम, तो वहाँ पे सबसे पहले किसी सर्टेन हाइट पे वहाँ पे बॉडी को हमने पकड़ा हुआ है, तो वहाँ पे इसका टाइम जो है वो 0 सेकेंड है। लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन का है। उसकी स्पीड उस वक्त 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रेस्ट में है, और उसकी एसेशन भी उस वक्त कुछ भी नहीं है। नाउ आफ्टर 1 सेकेंड, जब हमने बॉडी को वहाँ से रिलीज किया, तो आफ्टर 1 सेकेंड उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फोर्स क्या होगा? वो डाउनवर्ड फोर्स होगा। और वो कितना होगा? वो 10 न्यूटन का होगा। तो उस सूरत में फिर उसकी जो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी, वो कितनी होगी? वो 10 मीटर पर सेकेंड की होगी। इसी हिसाब से अगर हम उसकी एक्सेलरेशन मालूम करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो भी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो जाएगी। नाउ आफ्टर 2 सेकेंड, अब देखें हर सेकेंड के बाद हमने उसकी स्पीड भी मालूम करनी है, उसकी एक्सेलरेशन भी मालूम करनी है। यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है वो हर सेकेंड के बाद है, मतलब 0 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड आ गया, उसके बाद 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, 4, 5, तकरीबन 6 सेकेंड तक हम इसमें चेक करेंगे इसको। आफ्टर 2 सेकेंड ग्रेविटेशनल वही है, 10 न्यूटन का है, और उसकी स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड की हो गई। ठीक है, अब इनिशियली तो 0 मीटर पर सेकेंड था, ये इनिशियल स्पीड थी। फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 और 0 का जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा। टाइम आपके पास क्या है? 1 है। तो 10 को जब हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। इसी हिसाब से अगर 2 सेकेंड करें तो ये फाइनल इसकी स्पीड हो जाएगी, ये इनिशियल हो जाएगी। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे, 10 आएगा। 10 को फिर 1 सेकेंड के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिफरेंस आपके पास 1 सेकेंड का आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम 2 सेकेंड के साथ उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 सेकेंड है, तो डिफरेंस इसका चेंज ऑफ टाइम कितना हो गया? वो भी 1 सेकेंड हो गया। तो उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आफ्टर 3 सेकेंड सेम 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ती रहती है। तो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन फिर से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो जाएगी। फिर 4 सेकेंड के बाद 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड की। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगी वो कितनी होगी? वो 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि 40 और 30 का डिफरेंस 10 होगा, 4 और 3 का डिफरेंस भी 1 सेकेंड होगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 5 सेकेंड 10 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, 50 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड और इंक्रीज हो गई। तो उस हिसाब से 50 और 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे, 5 और 4 का डिफरेंस 1 सेकेंड होगा। तो फिर से आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 6 सेकेंड 10 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई? मतलब 10 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड हो गई। इस हिसाब से 60 और 50 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो 10 होगा। और 6 और 5 का जो डिफरेंस होगा सेकंड का, टाइम का, वो भी 1 होगा। तो 10 को फिर से 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें आप देखें कि इसकी स्पीड तो मुसलसल चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, टाइम भी हम इसका वो कर रहे हैं। तो उस सूरत में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन इसकी आ रही है, वो एक्सेलरेशन क्या है? वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रही है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं इट हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो हमने टेबल बनाई, ये जो हमने इसका देखा,
तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमने जो फॉल कराया था किसी हाइट से, वो क्या था, वो वैक्यूम था। जैसे स्पेस होता है, स्पेस में किसी किस्म की कोई एयर नहीं होती, तो वो भी इसी तरह से होता है कि वैक्यूम के अंदर कोई एयर वगैरह नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होती। जबकि दूसरी साइड पे हम ऑब्जेक्ट को फॉल करा रहे हैं। नाउ ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर। अब फ्लूइड हम किसको कहते हैं, या तो गैस हो या एयर हो या कोई लिक्विड वाली चीज़ हो, तो वो फ्लूइड कहलाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू फ्लूइड, और फ्लूइड आपके पास क्या है, एयर है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा मास के साथ, एंड ड्रैग फोर्स एफ डी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रैग फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ। तो जितनी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप देखें इसकी टेबल में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि 0 सेकेंड है टाइम, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन का है। अब क्योंकि ड्रैग फोर्स भी आ गया, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा आपके पास क्या है, ड्रैग फोर्स है, मतलब एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दो दो फोर्स हो गए, तो दो फोर्स का हम क्या करते हैं, नेट फोर्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो 0 सेकेंड में आप देखें ड्रैग फोर्स अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है। नेट फोर्स अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इस वक्त ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। उसकी स्पीड भी 0 मीटर पर सेकेंड की, और एक्सेलरेशन भी अभी कुछ भी नहीं मिला। नाउ आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, वो होगा 10 न्यूटन का। ठीक है, इस हिसाब से अभी उसके पास, क्योंकि अभी जैसे ही बॉडी को हमने रिलीज किया है, तो अभी इसके ऊपर कोई ड्रैग फोर्स अभी नहीं आया, तो जिसकी वजह से हम इसका नेट फोर्स मालूम कर सके। तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी, वो स्पीड कितनी होगी, वो 10 मीटर पर सेकेंड की होगी। इसी हिसाब से 0 मीटर और 10 का डिफरेंस 10 आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड ही है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। नाउ आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आप देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, वो 10 न्यूटन का है, लेकिन अब उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो 2 न्यूटन का आ रहा है। रेजिस्टेंस जो आ रही है, एयर की रेजिस्टेंस जो आ रही है, वो 2 न्यूटन की आ रही है। तो 10 न्यूटन और 2 न्यूटन दो दो फोर्सेस हो गए। जाहिर सी बात है इसका हमने नेट फोर्स मालूम करना होगा, तो उसका नेट फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। जो फोर्स ज़्यादा होगा उसमें से जो कम वाला फोर्स होगा उसको हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हमारे पास जो इसका डिफरेंस आ जाएगा वो 8 न्यूटन का आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम इसकी स्पीड देखें तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 10 से बढ़ के वो 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे कि जो ड्रैग फोर्स यहाँ पे अगर 2 न्यूटन का आ रहा है, तो इसकी स्पीड भी, मतलब पहले स्पीड सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स था तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। अब अगर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इस पर ड्रैग फोर्स भी आ गया, तो उस सूरत में इसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, दैट इज़ 18 मीटर पर सेकेंड की होगी। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसकी एक्सेलरेशन मालूम की। 18 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, 8 होगा। टाइम कितना है डिफरेंस, 1 सेकेंड का, तो 8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। नाउ आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ड्रैग फोर्स आपके पास सेम है 10 न्यूटन का, लेकिन सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास सेम है 10 न्यूटन का, और जो ड्रैग फोर्स है अब वो बढ़ गया, वो कितना हो गया, वो 4 न्यूटन का हो गया। इसी हिसाब से इसका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 न्यूटन का हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। उस हिसाब से ड्रैग फोर्स क्या हो गया, ड्रैग फोर्स भी आपका बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ, स्पीड के साथ। तो आप देखें कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे इसका ड्रैग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ आफ्टर 4 सेकेंड ड्रैग फोर्स बढ़ के कितना हो गया, 6 न्यूटन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स या इसका नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वो 4 न्यूटन का होगा। उस सूरत में इसकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से हम इसकी एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, 28 डिवाइडेड 28 माइनस 24, क्योंकि ये इनिशियल कहलाएगी, ये फाइनल कहलाएगी। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 4 मीटर का, 4 मीटर पर सेकेंड का। टाइम आपके पास कितना है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 सेकेंड। तो जब हम इसको 4 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो बढ़ रही है, और उसके साथ साथ उसका ड्रैग फोर्स जो है वो भी इंक्रीज। जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी। नाउ आफ्टर 5 सेकेंड
ड्रैग फोर्स देखिए आपके पास जो अपवर्ड फोर्स है वो 8 न्यूटन का है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन का है, तो इनका जो नेट फोर्स है वो है होगा 2 न्यूटन। इसी हिसाब से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन मालूम करें तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। नाउ आफ्टर 6 सेकेंड ड्रैग फोर्स कितना हो गया, अब 8 न्यूटन से बढ़ के वो 10 न्यूटन का हो गया। इसी हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी 10 न्यूटन का है। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या हो गए, मतलब इक्वल हो गए। जितना बॉडी का वेट है, क्योंकि ड्रैग फोर्स अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बॉडी के वेट को, जितना बॉडी का वेट है उतना ही इसके ऊपर ड्रैग फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस सूरत में अगर हम कहें कि ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। उस सूरत में देखें तो यहाँ पे रिजल्टेंट या नेट फोर्स जो है आपके पास वो 0 न्यूटन का है। अब आप देखें कि वहां पे इसकी स्पीड कितनी आ रही है, वो ही 30 मीटर पर सेकेंड की आ रही है। जब 2 न्यूटन नेट फोर्स था तो स्पीड भी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड की थी। जब 0 न्यूटन आपके पास नेट फोर्स हो गया तो उस सूरत में इसकी स्पीड भी 30 मीटर पर सेकेंड की हो गई। ठीक है, उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि 30 और 30 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो 0 हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के अपोजिट थी उनकी वजह से इनके इफेक्ट्स जो है वो कैंसिल हो गए और बॉडी जो है वहाँ पे रुक जाएगी। वो बॉडी रुकेगी नहीं। अब बॉडी जो होगी वो क्या होगी, मुसलसल आप देखें तो स्पीड पहले इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे आप देखें कि स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अब यहाँ से इसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो उस सूरत में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अब यहाँ पे बॉडी फर्दर जब नीचे आएगी तो फिर किसके साथ आएगी, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगी। उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। फर्क आपने देख लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करा रहे हैं कहाँ से, वैक्यूम से, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन क्या रही, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब आप किसी फ्लूइड के अंदर, किसी एयर के अंदर बॉडी को फॉल करा रहे हैं तो उस सूरत में इसकी स्पीड बढ़ रही है, उसके साथ इसका ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसी आएगी, एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे ड्रैग फोर्स और बॉडी का वेट जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस सूरत में बॉडी जो है वह फिर उस कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगी, उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगी। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आए, फॉल कर रहा है नीचे की तरफ आए, तो उस सूरत में इस वेलोसिटी को, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें मिली टर्मिनल वेलोसिटी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब बॉडी का जो वेट है वो ड्रैग फोर्स के अगर इक्वल हो जाए, जितना बॉडी का वेट है उतना ही ड्रैग फोर्स उसके ऊपर आ जाए, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस सूरत में हम देखें कि यहाँ पे एक बंदा जो है ऊपर से किसी सर्टेन हाइट से, मतलब किसी एरोप्लेन से वो छलांग लगा रहा है, तो आप देखें कि उसकी मुसलसल उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ये नीचे ज़मीन की तरफ जाएगा तो जैसे ही ड्रैग फोर्स इस पे एक्ट करेगा तो उस सूरत में फिर ये इसका जो वेट होगा, उसकी जो ड्रैग फोर्स होगा, दोनों वेट्स अगर आपस में, मतलब ड्रैग फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर उस सूरत में ये बंदा जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे ग्राउंड की तरफ जाएगा। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये एयर के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। उस सूरत में आप देखें कि ये जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, तो वेट ऑफ द बॉडी जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और फोर्स, एयर फोर्स मींस ड्रैग फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इन दोनों का अगर नेट फोर्स 0 होगा तो उस सूरत में वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जब ये अटेंड करेगी तो उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी क्या होगी, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्मिनल
वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा टर्मिनल वेलोसिटी का। अब आते हैं उसकी डेरिवेशन की तरफ कि उसका जो फार्मूला होगा वो किस तरह से हमें मिलेगा, कैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड और एयर। ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो कब अटेंड करेगा, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। उस सूरत में वो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड जो है वो अटेंड कर लेगी बॉडी, और वो फॉल करेगी, नीचे आएगी थ्रू अ फ्लूइड एयर। अगर उसकी कंडीशन हम देखें तो व्हेन ड्रैग फोर्स इक्वल टू द वेट, दैट इज एफ डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रैग फोर्स को, इज इक्वल टू किसके, वेट ऑफ द बॉडी के। मतलब बॉडी का वेट और ड्रैग फोर्स जब इक्वल हो जाएंगे तो उस सूरत में बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन इसकी देखें, कंसीडर अ वाटर ड्रॉप। एक वाटर ड्रॉप यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, एक वाटर ड्रॉप। अब ये बॉडी जो है, मतलब ये जो वाटर ड्रॉप है ये स्फेरिकल बॉडी है। मोस्टली ये जो हम टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करते हैं वो स्फेरिकल बॉडी के ऊपर होती है। नाउ कंसीडर अ वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप हो गया। टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, ठीक है, इसकी हमने क्या मालूम करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी मालूम करनी है। इन दिस केस वी यूज स्टोक्स लॉ फॉर द ड्रैग फोर्स। और जो स्टोक्स लॉ होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, आर इंटू वी वेलोसिटी होती है, आर रेडियस होता है, ईटा इज द कोफिशिएंट होता है विस्कोसिटी का, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वो 6 एक नंबर है। तो ये जो है वो ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट। कंडीशन क्या है, ड्रैग फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास इसके इक्वल है, और वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, mg के इक्वल होता है। हमने क्या मालूम करना है, ये v मालूम करनी है, वेलोसिटी। लेकिन इसके साथ ये जो t लगाया है ये टर्मिनल, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। t मीन्स टर्मिनल। तो यहाँ पे जैसे आपको vt नजर आ रहा है तो ये भी vt कुछ इस तरह से ही है। तो vt को यहीं पे रहने देंगे। vt इज इक्वल टू किसके इक्वल है, mg के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया mg। अब vt के साथ जो मल्टीप्लाई में चीज़ें हैं 6 पाई ईटा आर, ये इज इक्वल सिर्फ क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब फार्मूला क्या हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज vt इज इक्वल टू mg अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये फार्मूला भी टर्मिनल वेलोसिटी का ही है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हम देखें कि जो यहाँ पे मास है, इस मास के हिसाब से हम देखेंगे कि बॉडी स्फेरिकल है, जाहिर सी बात है इसका एक वॉल्यूम भी होगा, उसकी एक डेंसिटी भी होगी। तो एस डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, दैट इज रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर इसमें से मास मालूम किया जाए तो मास यहाँ पे बाहर आ जाएगा, मास ऑफ ड्रॉपलेट हो जाएगा ये, इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ये वी जो वॉल्यूम है वो डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एम इज इक्वल टू रो इंटू वी हो गया, रो डेंसिटी और वी वॉल्यूम। अब किसी भी स्फीयर का, कोई भी स्फेरिकल चीज़ हो, उसका अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना हो तो वो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रो की जगह पे वी है, तो वी की जगह पे हमने क्या पुट करना होगा, इसका वैल्यू पुट करना होगा वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1, वी टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर। तो जी तो ग्रेविटी है, मास एम है, तो यहाँ पे मास हमारे पास किसके इक्वल है, एम इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे ये चीज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने वही इक्वेशन लिख दी, दैट इज वी टी इज इक्वल टू एम, एम अलग करके रखा है, जी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर, वेर एम का वैल्यू आपके पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके साथ क्या है रो, तो रो भी हमने डाल दिया। बाकी क्या है जी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर की इक्वल हो गया। अब ये फार्मूला क्या हो गया, वी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर। अब देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो फार्मूला आपके पास ये हो गया, वी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, रो जी अपॉन 6 पाई ईटा इंटू आर। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे पाई है, तो पाई के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास आर है, तो आर, यहाँ पे क्यूब है तो इसमें से क्यूब निकल जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, नीचे 6 लिखा हुआ है। 2 की टेबल लगाएंगे, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 2 3 ज़ा ये 6 हो जाएगा। अब बाकी आपके पास क्या ऊपर, वी टी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, उसके साथ
आर स्क्वायर हो जाएगा, रो होगा और जी होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि वी टी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 2/3 नीचे है इसके, तो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, बाकी डेंसिटी है रो, उसके साथ ग्रेविटी है और उसके नीचे क्या है और ईटा है। अब ये 3 भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 9 के साथ क्या है, ईटा है, बाकी ऊपर 2g r² इंटू रो। इस सूरत में ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका फार्मूला आ गया। इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारे पास इक्वेशन किसकी आ गई, ये टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर दी है, फैक्टर्स ऑन विच टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स। टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी इज द पॉइंट एट विच द ड्रैग फोर्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी होता है, वो इक्वल होता है किसके, ड्रैग फोर्स के। तो उस सूरत में बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन द मास, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो ईटा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेंसिटी भी है, रो ये डेंसिटी भी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दैट इज जी। तो ये फैक्टर्स थे कुछ जिसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।